श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं। उस अध्ययन के क्रम में अब तक हम लोगों ने प्रारंभिक 56 सूत्र पढ़े हैं। 57वां सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं, अचः परस्मिन् पूर्व विधौ, इस सूत्र को आज पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम जान रहे हैं कि स्थानिवदादेशो नल विधौ, इस सूत्र ने जो कार्य कहा है उसी कार्य को और विशिष्ट ढंग से बताने वाला सूत्र है अचः परस्मिन् पूर्व विधौ। स्थानिवदादेशो नल विधौ सूत्र अल विधि होने पर कार्य नहीं कर सकता था, परंतु अचः परस्मिन् पूर्व विधौ यह अल विधि होने पर भी कार्य कर सकता है। दोनों सूत्रों का निष्कर्ष मैं एक बार सरल भाषा में यदि बता दूं तो यह होगा निष्कर्ष कि स्थानिवदादेशो नल विधौ ने कहा था, जो आदेश आता है, किसी के स्थान पर जो आदेश आता है वह आदेश अपने स्थानी के समान माना जाता है। स्थानी जो कि पहले था उसके समान माना जाता है आदेश। यह बात स्थानिवदादेशो नल विधौ सूत्र ने कही। परंतु वह आदेश अपने स्थानी के समान माना तो जाता है, पर कब माना जाता है? जब आदेश किसी एक वर्ण की विधि न हो, किसी एक वर्ण की विधि न हो, या वर्ण स्वरूप में विधि न हो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वह जो आदेश आता है वह अपने स्थानी में रहने वाले वर्णों वाले गुणों को नहीं धारण करता है। ठीक है। परंतु यदि अच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, उस अच प्रत्याहार के किसी वर्ण के स्थान पर कोई कार्य हुआ हो, क्यों हुआ हो? परस्मिन, पर को निमित्त मानकर कोई कार्य हुआ हो। अच के स्थान पर जो कार्य हुआ हो वह कार्य पर को निमित्त मान करके हुआ हो, तो पूर्व विधौ, पूर्व विधौ यानी पूर्व, उस जो अच के स्थान पर जो कार्य हुआ है उस अच से पूर्व के स्थान पर कोई विधि हो रही हो, तो उसके पूर्व के स्थान पर कोई विधि हो रही हो तो क्या होता है? तब फिर अचः परस्मिन् पूर्व विधौ, इस सूत्र से स्थानिवद भाव होता है अल विधि होने पर भी। वर्णों के स्थान पर हुई हो विधि या वर्णों के आश्रित जो गुण धर्म धारण करना हो, वह सारी बातें होती हैं। ठीक है। तो अलविधि होने पर भी ये होता है। ये सारी उदाहरण हमने देखा था। इन सारे उदाहरण को पटयति और अवधीत, ये दो उदाहरण देख लिए थे हमने। आज तीसरा उदाहरण हमें देखना है। अच्छा, इसी को तो हम खोज रहे थे। इसको हम अपने घर पे बहुत खोजे हैं, कागज मिल ही नहीं रहा था, यहाँ मिला। ठीक है। तो ये देखिएगा, यहां है सूत्र पटयति और अवधीत, ये दो उदाहरण देख लिया है हमने। अब तीसरा उदाहरण हम देख रहे हैं बहुखट्वकः। बहुखट्वकः, यहां बह्व्यः खट्वाः अस्मिन्, बहुत सारी खट्वाएं हैं। खट्वा जानते हैं किसको कहते हैं? नहीं? खट्वा, कौन कौन खट्वा को जानते हैं? नहीं जानते हैं? ए प्रभु, चलिए देसी आदमी होना चाहिए, आप लोग विदेशी हो गए हैं, क्या करें। ठीक, आप लोग थोड़े से विदेशी हो गए हैं। खटिया जानते हैं? खटिया, खटिया, अरे जिसमें 4 पैर होते हैं, जिस पर सोया जाता है, जानते हैं? उसी को, जहां तक मुझे लगता है उसी को खट्वा कहा जाता है।
ठीक है। तो जिसके, एक मिनट में बता दे रहा हूँ, खटवा पर्यंक कुटीर, हाँ खटवा उसी को खटिया को कहा जाता है। खटवा शब्द से ही खटिया शब्द बना है, यानी जिसमें 4 पैर हों। तो बहुखट्वक का तात्पर्य क्या है? ऐसे किसी कमरे को हम बहुखट्वक कह सकते हैं जिस कमरे में बहुत सारे खटिया हों। ठीक, बहुत सारे, आजकल की भाषा में जिसको हम लोग, जिसके विकल्प के रूप में बेड, तखत इत्यादि लेके आते हैं, वही पहले के जमाने में खटवा हुआ करता था, जिसको रस्सी से बांध करके बनाते थे, है ना। तो पर वो खटवा तखत इत्यादि से अच्छा होता था। काहे? कमरे में बिखरा बिखरा कुछ नहीं दिखता। अब आज तखत लगा रख लेते हैं, बेड रख लेते हैं, उसके नीचे सफाई नहीं हो पाती। पर खटवा है, उसका बिस्तर मोड़ के कहीं रखा, खटवा को खड़ा कर दीजिए कहीं कोने में, पूरा कमरा यूज हो जाएगा। फिर अब जब हाँ तखत रख दिया, बेड रख दिया, उस जगह का आप कमरे में यूज नहीं कर सकते। पर खटवा का यह आनंद है कि खटवा को उठा करके, उलट करके, किसी तरह खड़ा करके उस जगह का भी प्रयोग हो सकता था, है ना। तो वही खटवा है। पहले के समय में हो सकता है कि बड़े बड़े परिवार होते थे, आजकल तो यह हम दो हमारे दो चलता है, छोटा छोटा परिवार। पर हम भी अपने बचपन में 17-18 लोगों के परिवार में थे। अब अलग अलग 2-3 घर बन गए हैं पिछले 7-8 सालों में, पर इससे पहले 18 लोग। अब फिर भी धीरे 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 परिवार बढ़ ही रहा। अभी लगभग धीरे धीरे 9-10 हो गया है। 18 से टूटा, पहले 6-5 ऐसे टूटते टूटते फिर अब फिर से जो 6 था वो 8-9 हो गया। हाँ, तो मैं बता रहा था बहुत सारे खटवा हों, जिसमें हो सकता है कोई ऐसा कमरा हो, बहुत सारे कमरे न बनाए हों बाप दादा, एक ही कमरे में सब लोग आराम से सोते हों। तो ऐसा कोई बड़ा सा कमरा हो, जैसे ये हॉल है बड़ा सा 25 बाई 75 है। अब इसमें कोई कई लोगों को रहना हो तो हम लोग बहुत सारे खटवा खड़ा कर सकते हैं, बहुत सारे खटवा ला करके यहाँ रख दें। तो यह कमरा, यह हॉल बहुखट्वक कहा जा सकता है। बहुखट्वक क्या होता है? जिसमें बहुत सारे खटवा हों। ठीक, तो खटवा शब्द किस लिंग में होता है? खटवा शब्द स्त्रीलिंग में होता है। ठीक है, तो बह्व्यः खट्वाः अस्मिन्, बहुत सारी खटवाएं हैं इसमें, ऐसे अर्थ से हम लोगों ने, ठीक, बहुत सारे खटवाएं हैं इसमें, इस अर्थ में हम लोगों ने बहुखट्वा शब्द बनाया। क्या बनाया? मतलब बहुत सारी खटवाएं हैं ऐसा, इस अर्थ में बह्वी और खट्वा का समास किया। समास होने पर पहला वाला जो बह्वी है उसको पुल्लिंग में प्रयोग हो जाएगा, बहु बन जाएगा, बहु खट्वा, बहु खट्वा हुआ। इसके बाद बह्वी खट्वा को पहले बह्वी खट्वा होगा, फिर बहु खट्वा बन जाएगा। अब यहां एक सूत्र आपको निकालना है। ठीक है, 2 सूत्र निकालना पड़ेगा यहां आपको देखने के लिए। एक सूत्र निकालना पड़ेगा, आपोन्यतरस्याम 7-4-15। ठीक, और दूसरा निकालना पड़ेगा ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम। ठीक, तो होता क्या है समझते हैं। होता यह है कि यहाँ लेते हैं, हम बताते हैं इसको। यहां से देखिएगा, हम ऐसे लिख देते हैं, बह्वी और खट्वा इन दोनों शब्दों का समास हुआ है। बहुव्रीहि समास हो जब
और दोनों शब्दों में, बहुव्रीहि समास में दोनों शब्दों में समान विभक्ति लगी हुई हो, तो जो पहला शब्द है यदि उसका कोई पुल्लिंग शब्द भी होता हो तो उसके स्थान पर उसका पुल्लिंग प्रयुक्त हो जाता है। ठीक, तो यहाँ बहुवी जो है उसका बहु प्रयोग हो जाता है बहुवी के स्थान पर। अब शब्द जो बना है वो बहुखट्वा बना है। ठीक, तो बहुखट्वा बनेगा। शिखा बहन थोड़ा सा प्रतीक्षा करेंगे, व्याख्यान समाप्त होगा तो आपको उत्तर दे देंगे। बहुखट्वा हो जाएगा। अब इस बहुखट्वा में अंतिम वर्ण क्या है? आ। अंतिम वर्ण है आ। यह सूत्र लगता है आपोन्यतरस्याम। देखिएगा आपोन्यतरस्याम क्या कहता है। क्या कह रहा है आपोन्यतरस्याम? हैं? किस? न कपि ह्रस्वः आपः अन्यतरस्याम। ठीक है, मतलब यह है केवल, अच्छा पहले शेषात विभाषा एक सूत्र होगा 6-4 में, कहीं शेषात विभाषा सूत्र निकाल लेंगे 6-4 150 के आगे ही मिलेगा। शेषात विभाषा 6-4 155 के आसपास मिलेगा। कितने पे है? 6-4, अरे 6-4 गड़बड़ बोल रहे हैं, 5-4 प्रत्यय वाले अध्याय में अंतिम पाद में, 5वें अध्याय के चौथे पाद में। हम 6ठे अध्याय में प्रत्यय ला रहे थे। कहाँ है पांडे जी? हाँ, 5वें अध्याय के चौथे पाद में 154। ठीक है, 155 के आसपास मैंने बोला था, 154 है। शेषात विभाषा, यहां आप देखेंगे तो ऊपर कहीं सूत्र से लगभग 5-6 सूत्र से पहले से उरफ प्रभृतिभ्यः कप, इस सूत्र से कप की अनुवृत्ति आ रही है। कप है ना, तो कप प्रत्यय लग जाएगा। कहां लग जाएगा? शेष जो शब्द है जहां पर समासांत प्रत्यय का विधान नहीं किया गया है वहां, शेष जो शब्द है उससे कप प्रत्यय, समासांत कप प्रत्यय विकल्प से नहीं, उस विकल्प से लग जाता है। ठीक, तो ये खट्वाक बन गया, बहु खट्वाक, यहां तक पहुंच गए। अब बहु खट्वाक इस शब्द को, यह जो बहु खट्वाक शब्द बना है इस शब्द को आपोन्यतरस्याम सूत्र लग जाएगा। आपोन्यतरस्याम कहता है कि कप प्रत्यय यदि लगा हुआ हो, ध्यान दीजिएगा ये कप प्रत्यय है, कपि की अनुवृत्ति आ रही है। वो कपि मतलब बंदर वाला कपि नहीं है, कप प्रत्यय वाला कपि है। ठीक, बंदर को भी कपि कहा जाता है, पर यहाँ सूत्र में न कपि, जो पिछले सूत्र में है आपोन्यतरस्याम से पहले न कपि कहा गया, वो कपि बंदर वाला कपि नहीं है, कप प्रत्यय वाला कपि है। ठीक है, तो कप प्रत्यय लगे रहने पर क्या कहा है? कप प्रत्यय लगे रहने पर उस कप प्रत्यय से तुरंत पूर्व में आने वाले आ को, कप प्रत्यय से पूर्व लगा हुआ जो आ है उसको विकल्प से ह्रस्व हो जाता है। ठीक है, तो आपोन्यतरस्याम इस सूत्र से हमने इसको ह्रस्व कर दिया, खट्वाक को खट्वक कर दिया, क्योंकि आप यहां क्या था? आप मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, आपका मतलब क्या है? टाप चाप डाप, ये 3 प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द आप कहलाते हैं। ठीक है, तो अब बहु खट्वक यहां तक पहुंच गया।
अब तात्पर्य क्या है? ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम, ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम, यह सूत्र देखिएगा, यह करता क्या है? यहाँ बहुघट्टक बन गया, इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। ह्रस्वान्ते, ह्रस्वांत शब्द होने पर क्या? ह्रस्वांत शब्द होने पर अंतिम से पूर्व वाले स्वर को उदात्त हो जाता है। कब? ह्रस्वांत शब्द होने पर अंतिम से पूर्व वाले स्वर को उदात्त हो जाता है। यह ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम का इतना संक्षिप्त अर्थ मुझे यहां दिखाई पड़ रहा। अनुवृत्ति इत्यादि के आधार पर हो सकता है कुछ और अर्थ में आपको मिले। ठीक, ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम मिला है कुछ कि? हाँ, अंत्यात् पूर्वम मतलब अंतिम से पूर्व वाला स्वर वर्ण उदात्त हो जाता है। यहां ये स्वर के प्रसंग में कहा गया है। तो अब यह बहुखट्वाक में पहले जो क प्रत्यय लगा उससे पहले खट्वा था, है ना? खट्वा था। तो यहां खट्वा में अंतिम वर्ण जो आ था वह अब ह्रस्व हो गया है। ठीक, तो वह ह्रस्व हो गया है ना, खट्वा बन गया है, खट्व। अच्छा, यह जो विधि हुई है, फिर से मैं बता रहा हूं, यह ख में जो आ को ह्रस्व हुआ है वह ह्रस्व कैसी विधि है? अच के स्थान पर होने वाली विधि है। अच के स्थान पर हुई है विधि, आ को ह्रस्व अ हो गया है। और वह अच के स्थान पर जो विधि हुई है वह परस्मिन हुई है। कब हुआ है? जब कब प्रत्यय लगा हुआ हो तब ह्रस्व होता है ना? तो अच के स्थान पर विधि हुई है, पर के कारण विधि हुई है। अब इसके कारण यहां पूर्व वाले ख को उदात्त करने जा रहे थे, जो कि नहीं होगा, यही तात्पर्य है। पूर्व इसके कारण पूर्व आ को, क्योंकि ह्रस्वांत होने पर, अब बहुखट्व जो है वह ह्रस्वांत हो गया। ह्रस्वांत होने पर अंतिम से पूर्व वाला जो स्वरवर्ण है, अंतिम से पूर्व वाला जो स्वरवर्ण है ख का अ, उसको उदात्त करना है, यह नियम कह रहा था। लेकिन अब इसको आ को उदात्त करने लगे तो इसको ह्रस्वांत मानना पड़ेगा ना। परंतु यहां भले ही ह्रस्व हो गया है, पर जो ह्रस्व हुआ है ना वह ह्रस्व स्थानीवत है, यानी दीर्घवत है, क्योंकि स्थानी तो दीर्घ था। स्थानी के आस्थान पर आया हुआ आदेश जो है वह ह्रस्व है, तो जो ह्रस्व है वह अपने स्थानी दीर्घ आ के समान माना जाएगा, तो यह ह्रस्वांत ना होकर के दीर्घांत हो जाएगा। तो ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम इस सूत्र से जो स्वर होना चाहिए था, उदात्त स्वर होना चाहिए था, वह उदात्त स्वर नहीं हो पाएगा। और बहुखट्व का हमें ख अनुदात्त रह गया, देख लीजिए, ख अनुदात्त रह गया कि नहीं? वही उदात्त हो जाना चाहिए था। नीचे स्वर लगा हुआ है, ऊपर ऊपर मतलब स्वर का चिन्ह न दिखाई पड़ता, ऊपर स्वर दिखता, तो मतलब ऊपर से स्वर बोला जाता, चिन्ह नहीं लगा रहता उदात्त में। स्पष्ट है? अब अचः इति किम प्रश्न उठ रहा है। अचः इति किम, अचः परस्मिन पूर्व विधौ, इस सूत्र में आपने अचः क्यों कहा? तो उसका उत्तर दे रहे हैं प्रश्नः। प्रश्नः बनाया जाए, प्रश्नः, और फिर उसके बाद आक्राष्टाम आगत्य। चलिए ठीक है, ठीक है। पूरी प्रक्रिया प्रश्न का थोड़ा सा विशेष है। प्रश्न शब्द हम यहां बनाते हैं पहले, है ना? ए भाई आओ,
क्योंकि यहाँ अचः के ग्रहण का प्रयोजन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आ जाओ, यहाँ देखिएगा। मूल रूप में है प्रच्छ धातु है। धातु क्या है? प्रच्छ। ठीक, इस धातु से एक प्रत्यय लगा, जिस प्रत्यय को हम कहते हैं नंग। सूत्र देखना चाहते हैं किस सूत्र से यहां नंग प्रत्यय लगा, तो वह हम सूत्र भी बता देते हैं। यज याच यच ऐसे करके शुरुआत होता है सूत्र। रक्ष प्रक्षो नंग, अंत में प्रच्छः और फिर नंग कहा गया है। हाँ, प्रश्न शब्द में यज याच यत वृक्ष प्रच्छ रक्षो नंग। ठीक, सूत्र नंबर 3350, 50 नहीं 90 है, 3390। 3390 सूत्र से हमने यहां नंग प्रत्यय कर दिया। सूत्र निकाल कर देख लिया अष्टाध्यायी में आपने। सूत्र है यज याच करके शुरू होता है, 3390 सूत्र। इस सूत्र से हमने नंग प्रत्यय कर दिया। यज याच यत रुच प्रच्छ रक्षो नंग है, रुच नहीं है। यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्ष, इतनी धातुओं का बताई गई है। देखिए यज, ये जो शब्द है, ये सूत्र है ना, बड़ा काम का है। नंग प्रत्यय जो है ना, नंग प्रत्यय है वो यज याच, फिर उसके बाद यत, फिर है यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्ष, विच्छ प्रच्छ और रक्ष। इन सभी शब्दों से नंग, इन सभी धातुओं से नंग प्रत्यय लगता है। यज से नंग लगकर यज्ञ बनता है। याच से नंग लगकर याच्या, याच्यामोघावरम अधिगुणे नाध में लब्ध कामा, मेघदूत में है। यत्न, नंग प्रत्यय लगकर यत्न बनता है। विष्णु प्रश्न रक्षण, रक्षण अणा बन जाएगा, यहाँ नाकोणा हो जाएगा। इतने शब्दों को बनाने के लिए सूत्र है। इस सूत्र ने प्रच्छ धातु से नंग प्रत्यय किया। ठीक है, अब नंग प्रत्यय हो गया तो यहां यज्ञ याचायत्नः विष्णु प्रश्न रक्षण, यहां प्रच्छ धातु में प्रश्ने चासन्न काले इस सूत्र के कारण संप्रसारण नहीं होगा। ठीक है, चलेगा। प्रच्छ धातु से, प्रच्छ धातु का अर्थ क्या है? प्रच्छ धातु का अर्थ विप्सा। ठीक, एक सूत्र आपको निकालना पड़ेगा, एक सूत्र निकालना पड़ेगा। छोह सूठ अनुनासिके 6 4 19। ठीक, क्या है? 6 4 19।
ये करता क्या है, अनुनासिक अनुनासिक से शुरुआत होने वाला, आपके ठीक है प्रयास करेंगे। हाँ, अनुनासिक से शुरुआत होने वाला झलादि कित अथवा ङित प्रत्यय पर में हो। ठीक, मतलब अनुनासिक से शुरू होने वाला होना चाहिए प्रत्यय। प्रत्यय किससे शुरू हो रहा है, न से। न अनुनासिक है कि नहीं, अनुनासिक से शुरू होने वाला, साथ ही साथ कैसा अनुनासिक हो, सभी अनुनासिक नहीं चलेंगे, झल वाला अनुनासिक चाहिए। झल मतलब, एक मिनट, यहां झलादि नहीं आना चाहिए, अनुनासिक हो अथवा झलादि हो, अथवा है, झलादि की भी अनुवृत्ति आ रही है, तो उसका पहला वर्ण अनुनासिक हो अथवा झल हो। झल मतलब झभगढ़ झभगढ़ खप चटत चटत कप शश अथवा यमगणना हो। ठीक, तो अनुनासिक हो अथवा झलादि हो, पर साथ ही साथ प्रत्यय, प्रत्यय कैसा होना चाहिए, ङित होना चाहिए अथवा कित होना चाहिए। प्रत्यय में क की अथवा ग की इत संज्ञा होनी चाहिए। प्रत्यय में क अथवा ग की इत संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां ग की इत संज्ञा हुई है ना, प्रत्यय में ग की इत संज्ञा हुई है, प्रत्यय का पहला वर्ण अनुनासिक है। ठीक है, प्रत्यय अनुनासिक हो पहला वर्ण अथवा झल हो, प्रत्यय में ग अथवा क की इत संज्ञा हुई हो, और उसके साथ साथ अथवा क्विप प्रत्यय हो तो भी चल जाएगा। तो ऐसे स्थिति में च छ और व ये तीन है, छोह शूठ अनुनासिके च। देखिएगा सूत्र ऐसा होगा, छोह ऐसा लिखा है ना, छोह सूठ, सूठ ऐसा है। इसको छोह को भी तोड़ देते हैं और सूठ को भी तोड़ देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। छोह में च छ एक आ जाएगा प्लस व, च छ के स्थान पर अथवा व के स्थान पर, द्विवचन कहा है ना इसलिए। देखिए च छ और व ये तीन हैं ऐसा मत कहिएगा, यहां दुइये हैं क्योंकि द्विवचन लगा हुआ है। रामयोह बालको बालकयोह की तरह ओह प्रत्यय लगा द्विवचन का, यानी छोह में कोई दो हैं। दो कौन है, अब छ और छ अलग करें तो ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है। आप जानते हैं कि छ रहता तो उसके पहले च अधिकांश जुड़ा रहता है, अधिकांश ह्रस्व के होने पर। तो एक आप च छ लिख लीजिए, एक व रख लीजिए, इन दोनों के स्थान पर सूठ होता है, मतलब एक के स्थान पर स होता है, एक के स्थान पर ऊठ होता है। ठीक, यही छोह शूढ़ अनुनासिके छ का तात्पर्य है। तात्पर्य कब कब होगा यह, च छ के स्थान पर स हो जाएगा, व के स्थान पर ऊठ हो जाएगा। कब, यदि च छ के बाद अथवा व के बाद लगे हुए प्रत्यय का पहला वर्ण अनुनासिक हो और उस प्रत्यय में ग की संज्ञा हुई हो। ठीक है, अथवा प्रत्यय झलादि भी हो तो भी चलेगा, क की संज्ञा हो तो भी चलेगा। ठीक है, स्पष्ट है। तो अब यहां देखिए च छ मिल रहा है, इसके बाद प्रत्यय का पहला वर्ण अनुनासिक है, प्रत्यय में ग की संज्ञा भी हुई है, तो इस कारण इस च छ के स्थान पर हो जाएगा श। च छ दोनों के स्थान पर आ गया श, बन गया प्रश्न, बना है। अब समस्या क्या है, यहां च छ के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, यहां जो च और छ के स्थान पर श आया है, ठीक है, च और छ के स्थान पर जो श आया है वह अचह नहीं है।
वह अच के स्थान पर आया हुआ आदेश नहीं है। भले पर वाले वर्ण के कारण ही हुआ है, इस पर वाले प्रत्यय के कारण ही हुआ है, पर फिर भी यह अच के स्थान पर आया हुआ कार्य नहीं है, इसलिए इसको हम स्थानिवत नहीं मानेंगे, यानी च छ की तरह नहीं मानेंगे, यह तात्पर्य है। ठीक, क्योंकि अच के स्थान पर हुआ आदेश होता तो हम इसको स्थानिवत मान लेते। ये तो व्यंजन के स्थान पर हुआ आदेश है, इसलिए हम इसको स्थानी के समान नहीं मानेंगे। स्पष्ट है? तो वही कह रहे हैं अचा इति स्थान। हाँ, शकार से शकार पर निमित्तकस्तुकी कर्तव्ये न स्थानिवत भवति। ठीक, अच्छा, कहीं कहीं ये छोह लिखा रहता है, कहीं कहीं छोह नहीं लिखकर छोह खाली लिखा रहता है, छ और वह लिखा रहता है सूत्र में। पुस्तक में कैसा ये वाला सूत्र है, छोह वाला कि छोह वाला? च के साथ वाला है कि च के बिना वाला भी है? च के साथ वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक बात समझ गए आप। अब च छ के स्थान पर जो आया हुआ श है, च छ के स्थान पर आया हुआ जो श है, यह पूरे च छ के स्थान पर आएगा कि केवल छ के स्थान पर आएगा? अंतिम वर्ण केवल छ के स्थान पर आना चाहिए, है ना। और छ हट गया तो छ के कारण ही च जुड़ा हुआ था, तुक आगम होकर, क्योंकि मूल रूप में धातु है प्रच्छ नहीं है, प्रच्छ है, ऐसा धातु है प्रच्छ। छे च सूत्र से तुक आगम होकर प्रच्छ बनता है। ठीक है, तो छ चला गया, उस कारण तुक भी चला गया, परंतु अब इसको छ की तरह नहीं माना जाएगा। क्यों? यदि इसको छ की तरह मान लेते तो छे च से फिर से तुक होकर प्रच ऐसा च अगवा जुड़ने लग जाता, यत्ता अगवा जुड़कर उसको च आगे भी आने लग जाता, है ना। जैसे प्रच्छ में च आगे जुड़ा था, जहां भी ध्यान दीजिए उसका नियम है। नियम आपको हम दिखा दें, छोटा सा नियम है, नंबर याद नहीं है, पर सूत्र इतना है, छे च। सूत्र क्या है? छे च। आपको ये ऐसा मत कहिएगा कि गुरुजी ये छे च क्यों कह रहे हैं, पांच च क्यों नहीं कह रहे हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। छे च ध्यान रहेगा। यह कहता है ह्रस्वस्य, कहां नंबर पर है? 6-4, 6-1 73। ठीक है, यहां इससे पहले ही कहीं ह्रस्वस्य पीति कृति तुक दिख रहा होगा, वहां से ह्रस्वस्य और तुक की अनुवृत्ति आ रही है। तो छ परे रहने पर, छ से पहले यदि ह्रस्व हो तो उसको तुक जुड़ जाता है, यानी इस ह्रस्व के बाद में तुक जुड़ जाता है। अब इस छ के कारण मान लीजिए छ के स्थान पर आ गया है श, तो तुक चला गया, पर इस श को छ की तरह यदि मान लिया जाएगा तो यहां भी छे च से तुक होने लग जाएगा, तुक बिचवा में यहां जुड़ने लग जाएगा, तुक का त, है ना। तो इसलिए केवल यही कहा गया है कि अच होने पर ही पूर्व विधि होगी, अच के स्थान पर कार्य हुआ हो तो ही पूर्व विधि हो करने में स्थानिवद भाव होता है, अन्यथा स्थानिवद भाव नहीं होता। तो यहां यह छ की तरह नहीं माना जाएगा, श यह श की तरह ही माना जाएगा। ठीक है, तो यहां अचह कहने से यह पता चला कि देखिए, अचह कहने से यहां देख लीजिएगा, प्रश्न इति प्रच्छेर नंग प्रत्यय, प्रच्छ धातु से नंग प्रत्यय लगने पर छोह सूड अनुनासिके च से श लगा, छकार से सकार है, छ के स्थान पर शकार हो गया। पर निमित्तकस तुकी न स्थानिवत भवति, यह जो छकार के स्थान पर सकार हुआ वह पर निमित्तक है, पर के कारण ही श आया है,
है ना। पर का नंग प्रत्यय लगा था तभी तो श आया, नहीं तो ना आता। तो पर निमित्तक है, पर यही छ के स्थान पर हुआ श, वह छकार के समान नहीं माना जाएगा, स्थानीय के समान नहीं माना जाएगा, तुक करना हो तो, है ना। छे से जो तुक आगम होना था वह करने पे नहीं हो पाएगा। अब आक्राष्टाम बता रहे, आक्राष्टाम, ठीक। पर अनिमित्तक कृषे शकारस्य षडवो कहसी इति ककारे कर्तव्ये न स्थानिवत भवति। चलिए आक्राष्टाम, आक्राष्टाम है कि अक्राष्टाम है? ठीक है, आंग उपसर्ग भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां हम अक्राष्टाम भी बन सकता है, आक्राष्टाम भी बन सकता है, पर यहाँ व्याख्याकार ने अक्राष्टाम सिद्ध किया है 64 नंबर पेज पे। यहाँ लिखा आक्राष्टाम है, आंग उपसर्ग लगाकर बनाया जा सकता है, पर चलेगा। हम लोग अभी अक्राष्टाम ही बनाते हैं, अंग उपसर्ग लगाकर ही। मूल बात जो हमें समझना वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। मूल बात यह है कि कृष धातु है, कृष विलेखने, धातु कौन सा है? कृष। उसके बाद लुंग लकार लगा है प्रत्यय, कृष विलेखने धातु से हमने लुंग लकार लगा दिया है, कृष लुंग, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? कृष और लुंग में यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब लुंग लकार लगे रहने पर, लुंग लकार लगे रहने पर कई कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं? पहला कार्य होता है कि अट आगम हो जाता है, ठीक है, अट आगम हो जाता है। चलिए कर लेते हैं। लुंग लकार के पहले अट आगम हो जाता है, यह अकृष हो गया, अकृष। अब लुंग के कारण, लुंग के स्थान पर तिप्तजी इत्यादि सूत्र से हमने तस प्रत्यय किया, द्विवचन का रूप है तो द्विवचन वाला ही प्रत्यय लगाएंगे हम, ठीक है। अकृष तस, अकृष तस, यही है। तस्थस्थमिपाम ताम तम तामह, इस नियम से लंग, लोट लंग विधिलिंग आशीर्लिंग लुंग लिंग, इन सारे लकारों में तस के स्थान पर हो जाता है ताम। बहुत ताम झाम है, वही वाला ताम, ठीक। अकृष ताम। लुंग लकार में धातु और प्रत्यय के बीच में चिली जुड़ जाता है, और उस चिली के स्थान पर चिले सिच से आ जाता है सिच, जिसका बचता है केवल स, ठीक। अकृष स ताम, ठीक है। अब यहां एक वार्तिक खोजना पड़ेगा आप लोगों को। खोजते हैं हम वार्तिक को, कौन से सूत्र के अंतर्गत है वो वार्तिक। तो एक वार्तिक है, काम हमने कर लिया है, फिर
वार्तिक है स्पृश, लिख लेने दीजिए, लिख करके खोजना पड़ेगा। स्पृश मृष कृश, स्पृश मृष कृश। अच्छा, परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र में ही ये वार्तिक है क्या? नहीं, अच्छा, परस्मिन पूर्व विधौ के वृत्ति में न्यास व्याख्या में इसको याद किया गया है। ठीक है, पर ये जो वार्तिक है, यह वार्तिक काशिका में और सिद्धांत कौमुदी में अलग अलग सूत्रों में है। काशिका में यह वार्तिक आपको श्लेष सिच सूत्र के अंतर्गत मिलेगा 3:144 पर, और सिद्धांत कौमुदी में यह न दृशः सूत्र पर मिलेगा। सिद्धांत कौमुदी में न दृशः सूत्र है 3:147, उस सूत्र पर यह वार्तिक मिलेगा। ठीक, वार्तिक क्या है? स्पृश मृष कृश त्रिप द्रिपो द्रिपाम श्लेष सिज्वा वाच्य। क्या है? स्पृश मृष, मैं लिख दूं, वो कुछ धातुओं की लिस्ट दी है। स्पृश मृष पूरा श है, कृश ये वाला श है, त्रिप द्रिपाम, इतनी धातुओं की लिस्ट दे दी। स्पृश धातु, मृष धातु, कृश धातु, त्रिप धातु, द्रिप धातु। इन धातुओं के बाद चिली के स्थान पर विकल्प से सिच होता है। ठीक, विकल्प से सिच होता है। तो जब सिच हुआ है तभी की ही हम बात जान रहे हैं। चिले सिच से नहीं हमने किया, इस वार्तिक से चिली के स्थान पर विकल्प से सिच कर दिया है। न दृशा सूत्र के अंतर्गत यह वार्तिक है 3:147 नंबर सूत्र के अंतर्गत। सिद्धांत कौमुदी के किस प्रकरण में? यह तो प्रकरण के लिए सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्र नंबर हमें देखना पड़ेगा, पर फिर भी आप कह रहे हैं हम बता देते हैं। सिद्धांत कौमुदी में यह सूत्र नंबर 2407 है। ठीक, सिद्धांत कौमुदी में 2407 नंबर सूत्र पर यह वार्तिक मिलेगा। निकाल लिया? आप प्रथम भाग ले रखे हैं तो नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि धातु की प्रक्रिया उत्तरार्ध में है, सिद्धांत कौमुदी के उत्तरार्ध में है। पूर्वार्धे कथितास्तुर्य पंचमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्याय गोचराः। तृतीय अध्याय में जो प्रत्यय दिखाई पड़ते हैं वो तृतीय अध्याय के प्रत्यय उत्तरार्ध में कहे गए हैं सिद्धांत कौमुदी के, है ना? तो चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्ययों को पूर्वार्ध में कह दिया है। तो वह 2407 नंबर सूत्र में मिलेगा सिद्धांत कौमुदी में। तो अब सिच हो गया विकल्प से, सिच प्रत्यय लगा। ठीक है, तो यहां इस सिच के स्थान पर एक और सूत्र आपको खोजना है। सूत्र कौन सा खोजना है आपको? अनुदात्तस्य किम करो शिभोः। तो वो सूत्र निकालना है आपको 6:159 नंबर का। 6:159 नंबर का सूत्र निकालना है। अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम, अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम। तात्पर्य क्या है? उपदेश अवस्था में धातु अनुदात्त होनी चाहिए, उपदेश अवस्था में धातु अनुदात्त होनी चाहिए, तथा धातु की उपधा में रि होना चाहिए, यानी धातु का अंतिम से दूसरा वर्ण रि होना चाहिए। ठीक, तो उपदेशे और झली की अनुवृत्ति आ रही है, अम्ह की भी अनुवृत्ति आ रही है। 6:158 खोजिएगा। इसी से पहले 6:158 नंबर सूत्र में सृजि दृशोर झल्यमकिति
है ना, सृजि दिशोर झली अम अकिति, है ना। तो झली अम अकिति, झली अम अकिति, ये 3 शब्द इस सूत्र में आ रहे हैं। तो ये सूत्र कहता अनुदात्तस्य च ऋदुपधस्य, अनुदात्त हो धातु और री की जिसकी उपधा में हो, यानी अंतिम से दूसरा वर्ण जिस धातु का क्या हो, री हो, जैसे दृश्य, कृष, वृत इत्यादि में अंतिम से दूसरा अक्षर री दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही कृष धातु है, अंतिम से दूसरा वर्ण री है, यानी ऋदुपध है। क्या है, ऋदुपध है। अच्छा, तो यह ऋदुपध धातु है, तो होगा क्या, इसके बाद प्रत्यय लगा हुआ हो झलादि, प्रत्यय कौन सा लगा हो, झलादि, ठीक। तो प्रत्यय का पहला वर्ण झल है कि नहीं, स, झल है, झल में आता ही है, सशर हल में आता है, तो मतलब झभय के बाद ही है, हल से पहले है स, तो यानी झल है। ऋदुपध धातु के बाद ध्यान दीजिएगा, ऋदुपध धातु के बाद प्रत्यय जो लगा है वह झलादि हो, उसका पहला वर्ण झल हो, और प्रत्यय में क की संज्ञा न लगी हो, झली अम अकिति, ये 3 शब्द आ रहे हैं। मैं पूरा सूत्र वो लिख देता हूं, पूरा सूत्र लिखता हूं और तब अर्थ बताता हूं। अनुदात्तस्य, ठीक, च तोड़ कर लिख रहा हूं, वहां चर्दुपधस्य लिखा है पर मैं च ऋदुपधस्य लिख रहा हूं, ठीक। अनुदात्तस्य च ऋदुपधस्य अन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम से भी मतलब मत रखिए। और यहां झली, पिछले सूत्र से अनुवृत्ति आ रही, झली अम अकिति, क्या, अकिति। तो अब पूरे सूत्र का तात्पर्य यह समझिएगा, क की इत्संज्ञा न हुई हो जिसमें ऐसा झल से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय लगा हुआ हो, क की इत्संज्ञा नहीं हुई है इसमें और झल से प्रारंभ होने वाला यह प्रत्यय लगा हुआ है, तो री जिसके उपधा में है, दूसरे वर्ण के रूप में, अंतिम से दूसरे वर्ण के रूप में जिसमें री है, ऐसे धातु को अम हो जाया करता है। अम, अम कैसा है, म की संज्ञा वाला है। अम म की संज्ञा वाला है कि नहीं, अम आगम हो रहा है, और म की संज्ञा होती है तो आपने अब तक आद्यंतौ टकितौ के तुरंत बाद एक सूत्र पढ़ा होगा, वो याद आएगा, कौन सा, मिदचोन्त्यात् परः। तो यह जो अम हो रहा है वह किसको हो रहा है, अनुदात्त ऋदुपध धातु को हो रहा है। अनुदात्त ऋदुपध धातु यह जो कृष है, इसको अम का आगम हो रहा है। अब अम यहां कहां बैठेगा बताइए, कृष में कहां बैठना चाहिए अम को, अंतिम स्वर वर्ण के बाद, अंतिम स्वर वर्ण के बाद ही आएगा ना, क्योंकि मिदचोन्त्यात् परः, म की संज्ञा वाला जो होता है वह अंतिम स्वर वर्ण के बाद बैठता है। तो अब कृष का ऑपरेशन करेंगे। देखिए कृष में क्या है, क है, रि है, उस अंतिम अच के बाद आया हुआ आगम जो है अम, वह बैठ गया, और फिर यह श है। देखिए कृष के 3 वर्ण ये हैं, बिचवा में री के बाद अम आ गया, आ गया। अम मित है, यानी म की संज्ञा होगी, म का लोप भी हो जाएगा, है ना। अब री और अ जुड़ करके क्या हो जाएंगे, इको यणाची, इको यणाची। री के स्थान पर आ जाएगा र, यह र आधा है, इसमें अ जुड़ जाएगा तो र पूरा हो जाएगा। और र के बाद, रेफ के बाद यदि स्वर वर्ण मिलता है तो रेफ नीचे बैठ जाता है। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये रहा क, इसमें यह र पूरा, क्र, है ना, और इसके बाद श, है ना, आगे अ जुड़ा हुआ, यह कृष बन गया क्रश। कृष क्या बन गया, क्रश। यहां मैं कृष को क्रश लिख देता हूं। अब आपको समझना है, यहां समझना है, कृष बन गया क्या, क्रश। अब इस क्रश को आपने, ध्यान दीजिएगा, इस क्रश को आपने क्या किया,
वदव्रज हलंतस्याचः, इस सूत्र से वद धातु हो, व्रज धातु हो, हलंत धातु हो, उस धातु के अंतिम से दूसरे वर्ण के रूप में आने वाले अच की वृद्धि हो जाती है तो क्रश हो जाता है, क्राश हो जाता है। ये प्लेन क्राश वाला क्राश नहीं, ये दूसरा क्राश है ना। अक्राश स ताम, यहां तक पहुंचे। मूल रूप में अभी यहां हमें जो इस सूत्र में समझना वो विषय भी नहीं आया, अभी विस्तार से हम इसकी भूमिका में चल रहे हैं। जो अंश समझाना चाह रहे हैं अच्छा प्रश्न पूर्व विधों में, उतना भी समझ जाएं तो पर्याप्त है, क्योंकि ये प्रक्रियाएं बार बार आएंगी। ठीक है, तो अब होगा क्या, अक्राश स ताम। यहां एक सूत्र खोजिएगा आप, कहां कहां है नंबर मुझे नहीं याद है, पर बड़ा सीधा सूत्र है। झलो झली कितने पर है, 8 2 26। ठीक है, सूत्र नंबर में यहां लिख दे रहा हूं, 8 हिंदी में लिखते हैं 8 2 26, 26 का 6 थोड़ा ठीक हो जाए। ठीक है, 8 2 26 नंबर का सूत्र है झलो झली। यह कहता क्या है, यह सूत्र कहता है पहले हो झल, उसके बाद हो स, उसके बाद फिर हो झल। झलो झली सूत्र में ऊपर से कहीं से स की अनुवृत्ति आ रही होगी, खोज, रात सस्य है ना, तो झलो झली सस्य, और ऊपर कहीं लोपः की भी अनुवृत्ति आ रही होगी, संयोगांतस्य लोपः। ठीक, तो झलो झली सस्य लोपः। ठीक है, ये पूरा सूत्र बनेगा, यानी झल के बाद हो और झल से पहले हो तो ऐसे स का लोप हो जाता है। झल के बाद हो और झल के पहले हो ऐसे स का लोप हो जाता है। अब आप बताइए ये श झल है कि नहीं, ये वाला श झल है कि नहीं, झल है ना। झभगढ़ धजबगढ़ द खप छठ चट त कप श, ये है आ गया झल में। ये त झल में है कि नहीं, चटत्व में आ जाता है। तो इस झल और इस झल के बीच में आने वाले स का लोप हो जाएगा, कर दें खत्म। तो अक्राश ताम हुआ, अक्राश ताम हुआ। अब मूल रूप में काम इतना ही होना है, इस श को ता कोई कारण, श के कारण ता को स्टुनाष्टु से टाम हो जाएगा, अक्राश टाम इतना रूप सिद्ध होना है। परंतु मूल रूप में जो बात अब समझनी है हमको, वह यहां समझनी है कि यहां जो झलो झली से ताम को निमित्त मानकर सिच का लोप हुआ है कि नहीं। यहां जो बीच में स था, उस स के स्थान पर क्या हुआ, ए भाई भागो मत, इस स के स्थान पर क्या हो गया, लोप। तो जो स का लोप हुआ है वह स्थानीवत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह आदेश अच वर्ण के स्थान पर नहीं हुआ है, हल वर्ण के स्थान पर हुआ है कि नहीं। स्थानीवत आदेशों नल विधौ से भी नहीं होगा, क्योंकि वह अनल विधि में होता है, तो अल के स्थान पर विधि हुई है ना, वर्ण के किसी वर्ण के स्थान पर विधान हुआ है। तो यह अच के स्थान पर विधान नहीं हुआ, पर को निमित्त मानकर हुआ है, पर के कारण हुआ है स का लोप। पर के कारण इस ये झल ना होता, त ना होता, तो इस स का लोप ना हो पाता। तो इस पर वाले झल के कारण स का लोप हुआ है, तो परस्मिन हुआ है, परंतु यह अच का लोप नहीं हुआ है, अच के स्थान पर कार्य नहीं हुआ है। तो पूर्व की कोई विधि करनी हो, पूर्व की कोई विधि करनी हो, उस स्थिति में क्या पूर्व की विधि, पूर्व की क्या विधि हो सकती थी। पूर्व की विधि यह है, षढोः कः सी, एक सूत्र है। देखिए, यदि यहां हम स उपस्थित है ऐसा माने, यदि यहां पर ध्यान दीजिए लोप हो गया है, ऐसा ध्यान बुद्धि में रखिएगा, लोप हो गया है स का, यह मान के रखिएगा, परंतु यह स का लोप हुआ है वह स्थानीवत मान लिया जाए, मतलब जो यहां स नहीं है उसको स के समान मान लिया जाए, तो फिर एक नियम है षढोः कः सी,
वह नियम में लिख दूं मैं सूत्र, यहां देखिएगा, सूत्र का नंबर मैं बता देता हूं, षडोह काशी 8-2-41, ठीक है, 8-2-41 है सूत्र, उसको निकाल लीजिएगा, झलो झली को मिटा देते हैं। सूत्र है ष ढोह कह सी, सूत्र से ही सूत्र का अर्थ निकल आएगा। श और ढ के स्थान पर क हो जाता है, श और ढ के स्थान पर क हो जाता है। यदि इस श और ढ के बाद में ये वाला स हो तो, अब ये देखिए इस श के बाद ये वाला स था कि नहीं, है ना। यदि इस स का जो लोप हुआ है उसको हम स्थानीवत मान लेते तो इस स के स्थान पर क हो जाता, इस श के स्थान पर क हो जाता, क्योंकि इस सूत्र को दिखाई पड़ता यहां तो स है ना। तो ये जो आदेश अच के स्थान पर हुआ है वही हम पर, देखिएगा क्या कहा है कि पर वाले को निमित्त मानकर अच के स्थान पर जो कार्य हुआ है वह कार्य किसी पूर्व के विधान को करने के लिए, पूर्व का कोई विधान हो रहा हो तो वह कार्य स्थानीवत माना जाता है। परंतु पर को निमित्त मानकर यहां अच के स्थान पर कार्य नहीं हुआ है, यहां हल के स्थान पर कार्य हुआ है, तो पूर्व विधि को करने में इसको हम स्थानीवत नहीं मानेंगे। स्थानीवत नहीं मानेंगे यानी इसको स के समान नहीं मानेंगे, तभी अक्राष्टाम बन पाएगा, नहीं तो अक्राक्ताम ऐसा कुछ होता, अक्राक्ताम, ये श को क हो जाता, इधर त को त ही रह जाता। ठीक, समझ गए। तो अक्राष्टाम या आंग उपसर्ग लगा होता तो आक्राष्टाम, यह जो बना है ये भी। इसके बाद आगत्य, एक और उदाहरण दिया, चलिए इसको भी बना ही लेते हैं। यहां तक देख लीजिए, प्रश्न इति प्रच्छेर नंग प्रत्यय छो सुडन वासके च इति छकार से शकार परनिमित्त का स्तुकी न स्थानीवत भवति, ये बात समझा दिया था। अब आक्राष्टाम इति झलो झली इति सिचो लोपः परनिमित्तकः कृषेः शकार से षडोह कहसी इति ककारे कर्तव्य न स्थानीवत भवति। वही बात बता दिया ना कि देखिए आक्राष्टाम इस उदाहरण में झलो झली सुए सिच का जो लोप हो गया है, सिच के स का, वह लोप पर निमित्तक है, पर के कारण हुआ है, झल के कारण हुआ है, और कृष के स के स्थान पर यदि उसको मान करके हम षडोह कहसी से क करने लगे तो फिर वह स्थानीय के समान नहीं माना जाता, इसलिए क नहीं हो पाता। ठीक है, आगत्य में उदाहरण दे रहे, वागति वाल्यपि इत्यनुनासिक लोपः पर निमित्तकः तुकी कर्तव्ये न स्थानीवत भवति। ठीक है, यहां देखिएगा, यह भी आगत्य भी समझना है। आंग उपसर्ग है, क्या है, आंग उपसर्ग है, गम धातु है। ठीक, आंग गम जोड़ करके लिख दें तो बन जाएगा क्या, आगम। थोड़ा सा गम जी इधर से रखाओ, हाँ, यह आगम हो गया। अब यह जो आगम है, आंग उपसर्ग गम धातु है, स्पष्ट है। इसके बाद हमने त्वा प्रत्यय लगा था, उस त्वा के स्थान पर समासे नहीं पूर्वे तो ल्यप, जो सूत्र आपके संस्कार में है, हमने स्थानीय वदादेशो नल विधौ सूत्र में भी बताया है कि त्वा के स्थान पर जो ल्यप होता है वह त्वा के समान माना जाता है। तो उस त्वा के स्थान पर हमने ल्यप प्रत्यय कर दिया। इस ल्यप प्रत्यय में से आप जानते हैं प की हलंतम से इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, ल की लशक तद्धिते से इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, केवल ल्यप में से यह बचता है। ठीक है, चलेगा। अब आप एक सूत्र निकाल लीजिए, यहां लिखा है वाल्यपि, कहां गया वाल्यपि, 6-4-38 अभी निकल आएगा, यहीं देख लीजिए। वाल्यपि जो सूत्र है, ठीक है, इस वाल्यपि सूत्र को देखिएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या कहता है यहां देखिए। पहले इसका पूरा तात्पर्य यहां समझ में आएगा। ए भाई पूरे में आओ, पूरे पेज में, हाँ,
कुछ गड़बड़ हुआ। तो वालेपी जो सूत्र है वह लेप प्रत्यय लगे रहने पर गम धातु के, क्या हो गया, भागो भैया, एक काम करते हैं फिर से यहां से आ जाते हैं, क्योंकि ये वाले पे जी आ जाओ, अब तो आओगे। आ गया है, हाँ। यह जो वाले पे सूत्र है इसको ध्यान से देखिएगा, आ रहा है, ल्यप प्रत्यय लगे रहने पर महोदय तम सूत्रम वदसि यतः अस्माकं कथम तस्य सूत्रस्य संख्या अस्ति अन्वेषण महोदय माम। सूत्र की संख्या से अन्वेषण किया जा सकता है अष्टाध्यायी.com पर, अष्टाध्यायी के पुस्तक से। आप काशिका की मोटी पुस्तक के साथ अष्टाध्यायी की पतली पुस्तक भी रखा करें हाथ में, तो उससे वह खोजना आसान होगा। ठीक है, ये आ ही नहीं रहा है, लगता है ये वालेपी सूत्र कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा। ठीक है भाई, 3 जगह आ रहा है ना, इसलिए ल्यप प्रत्यय लगे रहने पर यह अनुनासिक का लोप विकल्प से करता है। ठीक है, वालेपी सूत्र। ठीक है, अब देखिएगा, 1 मिनट, ये आ जाएं, नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, वैसे ही वैकल्पिक रूप से हम बताएंगे। तो नहीं आएंगे, पर ये जो आपको पीडीएफ यहाँ बता दी गई है, इस पीडीएफ में ऐसा विकल्प है, वालेपी से अनुनासिक का लोप होता है। ठीक है, वालेपी से क्या होता है, खाली इतना ही समझ लीजिए। हम यहां चल रहे थे, यहां था, गायब हो गया। ल्यप प्रत्यय लगे रहने पर, कौन सा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय लगे रहने पर वालेपी यह सूत्र लगता है और अनुनासिक का विकल्प से लोप कर देता है। ठीक है, 6438 नंबर का सूत्र है। हाँ, अनुदात्त उपदेश धातु, वनति धातु, तनोति इत्यादि धातुओं के अनुनासिक का लोप विकल्प से करता है, ल्यप प्रत्यय लगे रहने पर। तो कहाँ गया, ल्यप प्रत्यय लगा है, यह अनुनासिक है उससे पहले, इस अनुनासिक का लोप हो गया विकल्प से। जब लोप नहीं होगा तो आगम्य रूप बनेगा, है ना। जब लोप, अनुनासिक का लोप नहीं होगा तो आगम्य रूप बनेगा, पुनरागम्य। और जब इस ल्यप प्रत्यय के कारण विकल्प से लोप हो जाएगा अनुनासिक का, अनुनासिक मतलब गायाना नाम, ये अनुनासिक है, इनका लोप हो गया, तो अब क्या हुआ, आ ग य इस स्थिति में है। अब देखिए यहां जो लोप हुआ है वह इसके कारण हुआ है कि नहीं, वह लेपी से हुआ है ना। पर को निमित्त मान करके स्थान पर आदेश हुआ है, पर निमित्तक है, परंतु यह पर निमित्तक जो आदेश है वह अच के स्थान पर नहीं हुआ है, हल के स्थान पर हुआ है। अच के स्थान पर हुआ होता, अच के स्थान पर हुआ होता वह कार्य, तब वह स्थानिवत मान लिया जाता। अच के स्थान पर नहीं हुआ है, हल के स्थान पर हुआ है, इस कारण वह स्थानी के समान नहीं माना जाएगा, यानी यहां पर म है ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, म है ऐसा नहीं माना जाएगा। तो यहां अंतिम वर्ण क्या हो गया, ह्रस्व वर्ण हो गया। ह्रस्व वर्ण के बाद पकार की इत संज्ञा वाला, प की इत संज्ञा वाला कृत प्रत्यय हो तो ह्रस्व को तुक आगम हो जाता है, उस तुक का त बचता है, बन जाता है आगत्य। आगत्यापि हरयो भविष्यन्ति निरर्थकाः न युद्धेन वै लंका शक्या जेतुम सुरैरपि। आगत्य,
तो यहां जो आगत्य, यहां इस सूत्र से देख लीजिएगा लिखा है आगत्य इति वाल्यपीति अनुनासिक लोपः पर निमित्तकः तुकी कर्तव्य न स्थानिवत भवति। ये भी बात स्पष्ट समझ गए होंगे कि तुक करना है आगत्य में, ग के बाद त जोड़ना है, वह तभी जुड़ेगा ना जब धातु का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो। धातु का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो तभी वह तुक का त जुड़ पाएगा। अब यदि हम स्थानिवत मानते तब तो धातु का अंतिम वर्ण म था, वह स्थानिवत नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि म का लोप हुआ है, वह अच नहीं है। अच का के स्थान पर कोई आदेश हुआ होता तो वह स्थानिवत माना जाता। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब अचह किम, इसके 3 कारण बता दिए। अचह किम, इस सूत्र में अचह क्यों कहा गया? क्योंकि अच के स्थान पर कोई कार्य हुआ हो, अच के स्थान पर कोई कार्य हुआ हो, पर को निमित्त मानकर, और पूर्व के स्थान पर कोई विधि करनी हो तो वह अच के स्थान पर हुआ कार्य स्थानिवत माना जाता है। अब अचह न कहते तो किसी भी वर्ण के स्थान पर हुआ कार्य स्थानिवत माना जाने लगता, तो आगम्य में म मिलता तो आगत्य नहीं बन पाता। मां को स्थानिवत मान लेते तो अंतिम वर्ण ह्रस्व हो ही नहीं पाता, तो तुक आगम न होकर के आगय बनता, आगत्य न बन पाता, है ना। और इसी तरह अक्राष्टाम में अक्राक्ताम बनता, अक्राष्टाम न बन पाता। ठीक है, क्योंकि वहां जो सच सिच का लोप हुआ है, स का लोप हुआ है, वह स्थानिवत हो जाता। यदि स्थानिवत हो जाता तो अक्राक्ताम ऐसा कुछ रूप बनता, है ना। उसी तरह एक और उदाहरण दिया था, क्या? प्रश्न। वहां च छ के स्थान पर जो श हुआ वह तुक करने के लिए तुक करना है, तो वह छ के स्थान पर आया हुआ जो स है वह स्थानिवत नहीं माना जाएगा। यदि स्थानिवत माना जाता तो श भी छ के समान माना जाता, तो उसको भी फिर से छे छ से तुक आगम होने लगता, तो प्रश्न ऐसा कुछ बनता। प्रश्न च भी आगे जुड़ा रहता स के, ये एक समस्या आती। तो इतनी बात समझ गए हैं 3। अब अचह के प्रयोजन को समझा दिया। इस सूत्र में अचह क्यों कहा गया, यह बातें बता दी गई। अब प्रश्न अगला उठा रहे हैं, परस्मिन नीति किम। परस्मिन इति किम। अच्छा, परस्मिन न कहे होते तो, परस्मिन न कहे होते, परस्मिन कहने से क्या अर्थ निकलता है सूत्र में? किसी भी शब्द को पूछा जाए इति किम, तो आप यह ध्यान रख लीजिए उस शब्द को हटा कर देख लिया करें कि उस शब्द को हटाने से अर्थ में क्या हानि होती है, वह जानने से ही उसका महत्व पता चल जाता है। तो परस्मिन क्यों कहा गया? यदि सूत्र में परस्मिन न होता तो अचह पूर्व विधौ, खाली इतना ही होता कार्य। सूत्र है ना, अचह पूर्व विधौ। तो तात्पर्य क्या निकलता? अच के स्थान पर कोई भी आदेश हुआ हो, उसके बाद पूर्व की विधि करनी हो, तो अच के स्थान पर हुआ आदेश स्थानिवत हो जाता है, यही अर्थ होता। पर को निमित्त बनाने की आवश्यकता ही नहीं है कि नहीं? उदाहरण देते हैं, यहां उदाहरण दिया है युवजानि, यही उदाहरण दिया ना, कहां गया? हो गया। इतना नजदीकवा से देखने में कभी कभी नहीं दिखता है। अच्छा, ये रहा, हाँ, युवजानि परस्मिन नीति किम युवजानि। थोड़ा सा ऊपर सरका देते हैं और यही लिखते हैं। एक है, ए भाई कहां गए? युवती ही जाया यस्य। युवती है पत्नी जिसकी पत्नी युवती है, उसको हम कह सकते हैं युवजानि। क्या कह सकते हैं? युवजानि। अच्छा, यहां क्यों कहने की जरूरत है? अगर कोई युवा है तो उसकी पत्नी युवती ही होगी, है ना, तो उसको युवजानि कह सकते हैं। इसमें कुछ व्यंग्य भी होता है और दूसरे तरह से व्यंग्य लिया भी जा सकता है। आजकल कुछ लोगों की वृद्धा भी जायाएं होती हैं, वो स्वयं युवा है, उसकी जाया वृद्धा है, या वो स्वयं वृद्ध है, उनकी जाया युवती है।
ऐसा भी होता है। जैसे अनूप जलोटा जी जैसे को हम युवजानी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी जाया वो स्वयं वृद्ध हैं पर उनकी जाया युवती हैं। ठीक है, तो युवती हैं जाया पत्नी जिसकी, वह युवजानी, लेकिन जाया नहीं हुई अभी। जाया का तात्पर्य क्या है? जिसने जन्म दिया हो वो जाया है ना। तो अब युवजानी कैसे बनेगा? युवती और जाया का अनेक अन्य पदार्थे सूत्र से समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, समास होगा। ठीक है, तो बन क्या जाएगा? युवती जाया, इतना बना। ठीक, युवती में, युवती शब्द में, अच्छा बहुव्रीहि समास में ध्यान दीजिएगा, बहुव्रीहि समास हो, कर्मधारय समास हो, अभी विशेष नियमों को हमने नहीं पढ़ा तो उतना ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, पर संक्षिप्त में जाना जरूरी है कि बहुव्रीहि समास हो, कर्मधारय समास हो, इन समासों में यदि समानाधिकरण वाला हो, मतलब दोनों शब्दों में समान विभक्ति वाला हो और दोनों शब्द स्त्रीलिंग वाले हों, तो पहले वाले शब्द का स्त्रीलिंग का पुल्लिंग वाला रूप प्रयुक्त कर लिया जाता है। युवती जो स्त्रीलिंग शब्द है उसमें मूल रूप में पुल्लिंग शब्द युवन है। यूनस्ति सूत्र से युवन शब्द से ती प्रत्यय लगकर युवती बनता है। तो स्त्रीलिंग वाला जो ती था वह हटा दिया, युवन खाली बचा, उसका ना का नलोप प्रातिपदिक से लोप हो गया। ठीक जी, हाँ वही वाला है। स्त्रियः पुंवद भाषित पुंस्काद अनुंग स्त्रियाम पूर्णी प्रियादिषु, ये सूत्र है। ठीक, और कर्मधारे में पुंवत कर्मधारीय, कुंवत कर्मधारय जातीय देशीयसु ऐसा भी लगता है, पुल्लिंग के समान हो जाया करता है शब्द रूप प्रयुक्त। तो युव जाया हो गया है, युवन जाया, युवन जाया था, न का नलोप प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा, युव जाया। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों को हम जोड़ के निकट लिख देते हैं, युव जाया। पहले शब्द का पुल्लिंग हुआ है। अब एक सूत्र है जाया या निंग। क्या सूत्र है? जाया या निंग। कहीं लिखा है? ये लिखा है, 5 4 134 निकाल सकते हैं। 5 4 134 निकालेंगे तो इस सूत्र में आपको इसका अर्थ दिखाई पड़ेगा कि जाया शब्द के स्थान पर क्या है? सूत्र का अर्थ जायायाह, जायायाह यानी जाया के स्थान पर क्या हो जाता है? निंग हो जाता है। जायायाह, जाया के स्थान पर निंग हो जाता है। मतलब अब पूरी जाया के स्थान पर निंग करेंगे। आपने एक सूत्र पढ़ रखा है 53 नंबर, गीच पढ़ा है? गीच पढ़ा है ना? गीत जो आदेश होता है, ग की संज्ञा वाला जो आदेश होता है, वह आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर आता है ना? गीच पढ़ा है। तो जाया या निंग कहता है कि बहुव्रीहि समास के अंत में जाया आती हो, यही जाया या निंग खोजेंगे शायद तो यही अर्थ मिलेगा आपको। बहुव्रीहि समास के अंत में जाया शब्द आता हो तो उस जाया शब्द के स्थान पर निंग हो जाया करता है। ठीक है, तब पूरी जाया के स्थान पर निंग होने लगा। जाया या निंग में जाया या में लगा षष्ठी, तो षष्ठी का तात्पर्य क्या हुआ? षष्ठी स्थाने योगा, तो जाया के स्थान पर निंग होगा। परंतु निंग पूरे जाया के स्थान पर हो कि जाया के किसी वर्ण के स्थान पर हो, ऐसा निर्णय गीच ने बताया कि गीत जो आदेश होगा वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा। तो जाया में अंतिम वर्ण क्या है? जाया में अंतिम वर्ण अ है, वह हट गया, उसके स्थान पर आ गया निंग। निंग का नी बचा, समझ लीजिए। ठीक है, जाया या निंग ने जाया के अंतिम वर्ण अ के स्थान पर निंग कर दिया। अब यहां महत्व समझना है। यहां जो निंग हुआ है, जो विधान हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहां विशेष बात ध्यान देने वाली जो है उसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। यहां जो बात है उसको ध्यान से देखिएगा।
एक आपस में बात नहीं। यहां जो निंग हुआ है वह अच के स्थान पर हुआ है आदेश, आ के स्थान पर, है ना। वह आदेश अचह है कि नहीं, आ के स्थान पर निंग आया है, तो अच के स्थान पर हुआ है, लेकिन पर में किसी को निमित्त मानकर नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि आ के स्थान पर निंग हो जाएगा यदि बाद में ऐसा वर्ण हो, तो बाद में कुछ हो उसको निमित्त मान करके आ को निंग हुआ है, ऐसी बात नहीं है, है ना। यदि इस सूत्र में परस्मिन न होता, अचफ परस्मिन पूर्व विधौ, इस सूत्र में परस्मिन न होता तो समस्या कहां आती थी वह समझना है। समस्या समझनी है आपको कि यहां अच के स्थान पर निंग हुआ है और इस निंग के कारण पूर्व के स्थान पर विधान करने जा रहे हैं लोपो व्योर्वलि, इस सूत्र से, है ना। इस सूत्र से या का लोप करने जा रहे हैं। पूर्व के स्थान पर विधि हो रही थी कि नहीं, तो यह अच के स्थान पर हुआ है विधान, उसके बाद फिर पूर्व के स्थान पर कोई विधि हो रही है, तो यह जो अच है, अच के स्थान पर हुआ आदेश, यह भी स्थानिवत मान लिया जाता। स्थानिवत मान लिया जाता तो क्या होता, स्थानिवत मान लेने पर समस्या क्या आ जाती कि समस्या यह आ जाती कि यह आ के समान मान लिया जाता निंग, है ना। और आ के समान मान लिया जाता तो फिर या का लोप नहीं हो पाता। या का लोप कैसे कर पाते आप, पहले वल का वर्ण होना चाहिए, तब तो वल होगा, तब तो या का लोप होगा, है ना। तो या का लोप नहीं हो पाता। युव जानी, वधूटी जानी इत्यादि शब्द, वधूटी जाया, अब जिसकी जाया युवा है, युवती है, वो युव जानी, और जिसकी जाया वधूटी है वो वधूटी जानी, है ना। और जिसकी सुंदर जाया सुंदरी है वह सुंदर जानी, है ना। और ऐसा होता है, सुंदरी का सुंदर हो जाएगा, सुंदरी जाया यस्य सुंदर जानी हो जाएगा। अब वधूटी को वधूट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वधूटी का वधूट शब्द पुल्लिंग में व्यवहार में नहीं है, ठीक। वधूट शब्द पुल्लिंग में व्यवहार में नहीं, जो शब्द पुल्लिंग में व्यवहार में हो उसी का पुल्लिंग प्रयोग होता है। जैसे युवती का युवन है, सुंदरी का सुंदर है, पर वधूटी का वधूट नहीं है, इसलिए वधूटी जानी रह जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो जाएगा। वधु युव जानी और वधूटी जानी, इन दोनों में जाया के या का लोप हुआ, वह लोप पूर्व विधि हुई, स्थानिवत भाव नहीं माना गया तो ही हुई। यदि स्थानिवत भाव माना जाता तब तो न हो पाता, और यह स्थानिवत भाव माना नहीं, स्थानिवत माना जाता तो लोप न हो पाता, और स्थानिवत मान लिया जाता यदि परस्मिन सूत्र न लिखा होता। सूत्र में परस्मिन शब्द न होता। सूत्र क्या कहता है, अच के स्थान पर आदेश हुआ हो पर वह पर को निमित्त मानकर हुआ हो। यहां अच के स्थान पर आदेश हुआ है पर वह पर को निमित्त मानकर नहीं हुआ है, इस कारण अचः परस्मिन पूर्व विधौ का यह विषय नहीं है। यदि सूत्र में परस्मिन न होता, अचः पूर्व विधौ होता, तो अच के स्थान पर आदेश हुआ है, पूर्व विधि हो रही है, तो यहां पर भी स्थानिवत भाव होता और यहां या का लोप न हो पाता। इसलिए सूत्र में परस्मिन शब्द की आवश्यकता है। युव जानी, वधूटी जानी, ये दो उदाहरण बता दिया। वैयाघ्र पद्या आदिध्य, इन दो उदाहरणों को अग्रिम व्याख्यान में देखा जाएगा। आरती का समय होने वाला है, आज व्याख्यान को यहीं रोकते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। कुछ प्रश्न है तो देख लेते हैं। प्रश्न यह था, हाँ, आचार्य जी सभी निमित्त एक साथ होने चाहिए, निमित्त में कोई एक या दो वर्ण हो तो भी वह सूत्रकारी। बिल्कुल, सभी थोड़े ना जरूरत। तो जैसे कुछ विशेष विशेषण वाले हैं तो वहां सभी होने चाहिए, विशेष विशेषण वाली बात नहीं है, च वाली है तो फिर वहां सभी नहीं होने चाहिए। गुरुजी 40, मेरी एज 40 है, अच्छा, और नेट का एग्जाम दे सकते हैं। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जो 52 साल की एग्जाम आयु में नेट पहली बार पास हुए हैं। 52 साल के आयु में पहली बार नेट पास हुए हैं, ऐसे उदाहरण हैं। उनका रिजल्ट भी है हमारे पास, उनका फीडबैक भी है हमारे पास कि हम अरुण जी के पढ़ाने के कारण पहली बार जीवन में नेट हो गए। और ऐसे भी उदाहरण हैं जो 2007 से लगातार 2020 तक नेट की परीक्षा देते देते 2020 में हमसे अध्ययन करके नेट पास हुए हैं, 42-43 साल की उम्र में, जब वो नाना बन चुके थे,
यानी उनकी बेटी के भी बेटी का जन्म हो चुका था, ठीक है, तब वो पहली बार नेट हुए। तो ऐसे भी उदाहरण है, कोई आयु नहीं होती है। नेट की परीक्षा जो होती है वह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहता के लिए होती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां 55-60 साल तक भी होती रहती हैं। आप रिटायरी से 6 महीने पहले भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न ये था, एक प्रश्न किसी ने कहा अपनी समय वो बताइएगा थोड़ा सा दिनचर्या। मेरी दिनचर्या बहुत अव्यवस्थित है, कोई व्यवस्थित नहीं है। पहले व्यवस्थित हुआ करती थी, अब अव्यवस्थित है। क्योंकि अभी कोई निश्चित नहीं होता है कब कौन सा कार्य आ जाए। अब भाई क्योंकि एक सामाजिक व्यक्ति हो गया हूँ, पहले जब केवल छात्र था तो समाज से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था, अब बहुत कुछ लेना देना होता रहता है। तो कभी किसी ने बुला दिया, कभी कहीं निमंत्रण हो गया, कभी कहीं हुआ गया, तो वहाँ भी जाना पड़ता है, तो फिर अब समय दिनचर्या चल नहीं पाती है। परंतु प्रयास यह होता है दिन भर पढ़ने पढ़ाने में बीते, पर अधिकांश समय बवाल में भी बीत जाता है। जो समय जैसे सुबह निकल जाते हैं 9:30-10 के आसपास, फिर लौट के आते हैं, कमरे पे पहुँचते पहुँचते 4:45 बज जाता है, भोजन करते हैं, यहाँ आते आते फिर यहाँ कमरे से यहाँ आते हैं पढ़ाने, तब तक 5:30-5:40 हो जाता है, कभी कभी और देर हो जाता है। तो फिर पढ़ाने लग जाते हैं, पढ़ा करके फिर यहाँ से कुछ साग सब्जी लेना है तो लेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। कुछ लेखन करना है तो लेखन करेंगे, नहीं तो कंप्यूटर लेके उस पर बैठे रहेंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पे उत्तर देंगे, कुछ कब लोगों का प्रश्न इत्यादि आया है तो उसका उत्तर देंगे। वो आता रहता, चलता रहता, यही सब है, बाकी और कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। सभी लोगों को बहुत बहुत